सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुभाष दासवानी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 के साइंस के सिलेबस के अंदर जो थर्ड चैप्टर है धातु एवं अधातु, उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं धातु और अधातु की डेफिनेशन की। क्या परिभाषा होती है धातु और अधातु की। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले धातु की बात कर लेते हैं। धातु किसे कहते हैं? वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ऐसे तत्व धातु कहलाते हैं। जैसा कि हमारे आसपास हम देख सकते हैं कि सोना, चांदी जिसके आभूषण बनते हैं, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा जिसके औजार बनते हैं, ये सभी धातुओं की श्रेणी के अंदर आते हैं। और धातुओं का जो सबसे मुख्य गुण होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने का, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके Zn+2 आयन बनाता है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण, ये सबसे मुख्य गुण होता है धातुओं का। इसके बाद अधातु की परिभाषा देखते हैं। किसे कहते हैं अधातु या नॉन मेटल? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का जो है प्रवृत्ति रखते हैं, टेंडेंसी रखते हैं, ऐसे तत्व कहलाते हैं अधातु। तो अधातु कौन से हैं हमारे आसपास हम देखें तो कार्बन यानी कि कोयला, जैसे कोयला है, हीरा है, ये कार्बन के अपरूप हैं, तो ये अधातु की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जितनी भी गैसें हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, इसके अलावा भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी अधातु हैं। और अधातुओं का जो गुण होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण होता है। तो जैसा कि हम उदाहरण में देख सकते हैं, ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके O-2 यानी ऑक्साइड आयन बना रहा है। तो ये जो है अधातु का सबसे मुख्य गुण है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं धातुओं की, मेटल्स की। तो सबसे पहला जो गुण आता है वो है धातुएं कठोर होती हैं। तो हम जैसे देख सकते हैं कि लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, ये काफ़ी कठोर धातुएं होती हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी धातुएं कठोर होती हैं, कुछ धातुएं मुलायम भी होती हैं, नरम भी होती हैं, मोम जैसी भी होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम, ये जो 2 धातुएं हैं, इसके अलावा लिथियम भी, ये धातुएं इतनी नरम होती है कि इनको हम चाकू से काट सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन धातुओं को जो है अधिक क्रियाशीलता की वजह से इनको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। और ये इतनी क्रियाशील होती हैं कि ये वायु से भी अभिक्रिया कर लेती हैं। तो इसलिए इनको वायु में भी खुला नहीं रखते, इनको केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं। अगला जो गुण है धातुओं का वो है धातुओं में विशेष चमक पाई जाती है। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम नए बर्तन, स्टील के बर्तन लेके आते हैं तो उनके अंदर एक विशेष चमक होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये जो चमक है ये धातुओं का विशेष गुण होता है और ये चमक जो है धातुओं की मुख्य पहचान भी है और जो उनको अधातुओं से अलग करती है। तो इसके अलावा जैसा कि अभी मैंने आपको सोडियम के बारे में बताया था, जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो, और जो है ये काफ़ी नरम होती है। इसके बाद आगे देखिए, अगला जो गुण है वो है कमरे के ताप पर धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो हमें पता है लोहा, सोना, चांदी ये सभी ठोस अवस्था में होती हैं। फिर भी कुछ अपवाद हैं, जैसे कि मरकरी या पारा जो थर्मामीटर में काम आता है, ये द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। अगला जो गुण है फिर वो है धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीय का मतलब क्या है कि जब इनको चोट मारते हैं, जब इनके ऊपर, जब इनको गर्म करके पीटा जाता है तो ये फैल जाती हैं, इनके आकार में वृद्धि हो जाती है। और इसी गुण की वजह से लोहे पर जब अपन चोट मारते हैं तो लोहे की चद्दरें बनती हैं जो भवन निर्माण में काम आती हैं, जैसा कि हम यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। ये जो चद्दरें हैं ये आघात वर्धनीय गुण के कारण ही बन पाती हैं। अगला जो गुण है वो है धातुओं के अंदर, ये गलती से हाथों हो गया है, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है।
तो तन्यता का गुण देखिए क्या है कि धातुओं को अगर हम गर्म करके थोड़ा सा खींचें तो खींच करके इनके तार बनाए जा सकते हैं। तो तार जैसा कि हम देख सकते हैं कि धातु के बनाए जाते हैं, तांबे के, एल्युमिनियम के। ये देखिए ये तार जो है, ये तांबे का तार आपको दिखा रखा है यहाँ पर, जिसका उपयोग जो है हम इलेक्ट्रिक वायर के रूप में करते हैं, विद्युत धारा प्रवाह के लिए करते हैं। तो ये तन्यता के गुण की वजह से ही ऐसा संभव हो पाता है। अगला जो गुण है फिर वो है धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अर्थात जैसा कि हमने अभी देखा था डायग्राम के अंदर, चित्र के अंदर, कि तांबे का और एल्युमिनियम वायर्स का अपन उपयोग करते हैं वायरिंग के लिए। तो ये वायरिंग के लिए इस वजह से हो पाता है क्योंकि धातुओं के अंदर विद्युत चालकता का गुण होता है, यानी कि ये विद्युत का प्रवाह कर सकती हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर सकती हैं। इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से कर पाती हैं। इसके अलावा ऊष्मा का भी प्रवाह करती हैं, इसलिए ऊष्मा की भी चालक होती हैं। इसी कारण जो भोजन के बर्तन हैं वो भी धातु के बनाए जाते हैं ताकि ये ऊष्मा के प्रवाह आसानी से कर सकें और भोजन तैयार हो सके। इसके अलावा कुछ अपवाद भी हैं, जैसे मरकरी और सीसा। ये दो धातुएं ऐसी जो विद्युत की कुचालक होती हैं। तो ये एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद अगला गुण है धातुओं पर चोट करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्कूल की जो घंटी होती है वो धातु की बनाई जाती है, और धातु की जब घंटी पर जब चोट करते हैं तो उसमें काफ़ी ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं मंदिर में भी जो घंटी लगी होती है उसमें भी वो भी धातु की बनी होती है, और धातु की बनी होने से जब उस पर चोट होती है तो काफ़ी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से ये जो गुण है इसको हम सोनोरस या ध्वनिक कहते हैं। ये यहाँ से देख सकते हैं आप, सोनोरस या ध्वनिक। अगला जो गुण है फिर वो है, अब बात करते हैं अपन अधातुओं के भौतिक गुणों की। ये सभी गुण तो थे धातुओं के, अब बात करते हैं अधातुओं के भौतिक गुण की। तो अधातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अधिकांश धातु कठोर नहीं होती, यानी कि अधातुओं के अंदर जो है वो कठोरता नहीं होती जैसा कि धातुओं के अंदर होता है। जैसे, लेकिन इसके अंदर फिर एक अपवाद है, कार्बन अधातु से बना हीरा। हीरा हमें जैसा कि पता है बहुत कठोर होता है, और हीरे की वजह से ही जो है हम देख सकते हैं कि हीरा इतना कठोर होता है कि इससे पत्थरों को भी काट सकते हैं हम। तो हीरा जो कि एक कार्बन अधातु से बना है काफ़ी कठोर होता है, लेकिन सामान्यतः अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। ये अपवाद स्वरूप हीरा कठोर होता है। अगला जो गुण है वो है अधिकांश धातुओं में चमक भी नहीं पाई जाती। जैसे धातुओं में, स्टील के बर्तनों में चमक होती है, वैसी चमक अधातुओं में नहीं पाई जाती। फिर इसका भी अपवाद है, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। देखिए मैं आपको आयोडीन के क्रिस्टल आप देख सकते हैं यहाँ पर, काफ़ी इनके अंदर जो है चमक होती है, धातुओं की तरह चमकते हैं। लेकिन इस आयोडीन अपवाद को यदि छोड़ दें तो बाकी जो धातुएं हैं उनमें इस प्रकार की चमक नहीं होती है। ये आपके सामने आयोडीन है। इसके बाद जो है अगला जो गुण है अधातुओं का वो है कमरे के ताप पर ये ठोस, द्रव या गैस अवस्था में हो सकते हैं। यानी कि धातुएं तो सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन अधातु जो हैं वो ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी और गैस भी हो सकते हैं। अगला जो गुण है फिर इनका वो है अधातुओं में आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण भी नहीं होता। जैसा धातुओं में हमने देखा था, ये जो दोनों गुण हैं ये अधातुओं में नहीं पाए जाते हैं। अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। धातुएं तो सुचालक होती है विद्युत ऊष्मा की, लेकिन अधातुओं में ये गुण नहीं होता। फिर इसका भी अपवाद है ग्रेफाइट, जो कि विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट की रॉड्स होती हैं जो शुष्क सेल के अंदर, जो ड्राई सेल होता है, जो घड़ी के अंदर हम यूज़ करते हैं या रेडियो के अंदर यूज होता है, उसके अंदर ग्रेफाइट की इस तरह की छड़ें होती हैं जो विद्युत की चालक होती हैं। तो ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी कैसा होता है? विद्युत का सुचालक होता है। इसके बाद जो है अगला है
अधातुएं ध्वनिक या सोनोरस नहीं होती, जैसा हमने देखा था धातुएं ध्वनिक होती हैं, ध्वनि उत्पन्न करती हैं, लेकिन अधातुओं में इस तरह की कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तो इस तरह से हमने देखा धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। अब हम बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुणों की। तो धातुओं के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है वायु से अभिक्रिया, यानी कि अगर धातुओं की अभिक्रिया वायु से कराई जाए तो वो किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि धातु वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसके साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है, यानी कि धातु और ऑक्सीजन मिलके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये देखिए, अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन वायु के साथ थोड़ा सा गर्म कर दें तो कॉपर ऑक्साइड बनता है जो कि काला होता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम को वायु के साथ गर्म करने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम को वायु के साथ गर्म करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इस प्रकार से धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके और ऑक्साइड बनाती हैं, और सामान्यतः इनकी जो प्रकृति होती है ऑक्साइड की वो क्षारीय प्रकृति होती है, यानी कि अगर इन ऑक्साइड को जल में घोला जाए तो क्षार का निर्माण होगा। और कुछ ऐसे भी ऑक्साइड होते हैं जो उभयधर्मी प्रकार के होते हैं, जैसा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है, उभयधर्मी होता है, यानी कि अम्लीय क्षारीय दोनों प्रवृत्तियां दर्शाता है। इसके बाद आगे देखते हैं। अब धातुओं की तनु अम्ल से अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। धातुएं जो होती हैं तनु अम्ल से अगर अभिक्रिया कराई जाए उनकी, तो धातु और तनु अम्ल मिलकर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, H2 गैस बनाते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, यदि लोहे की अभिक्रिया HCl से कराएं तो FeCl2 लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी प्रकार मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन गैस बनाती है, जिंक भी हाइड्रोजन गैस बनाती है, और एल्यूमिनियम भी हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इस तरह से ये कॉमन, यानी कि एक सामान्य लक्षण हो गया कि अगर हम धातुओं की तनु अम्ल से अभिक्रिया कराएं तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, साथ ही साथ लवण भी बनता है। इसके बाद जो है अगला गुण देखते हैं, धातु की जल से अभिक्रिया, यानी कि पानी के साथ अगर अभिक्रिया कराएं धातुओं की तो किस प्रकार से अभिक्रिया होगी। तो देखिए, सामान्यतः सभी धातुएं जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया नहीं करती। कुछ धातुओं को हमें गर्म करना पड़ता है, कुछ धातुएं ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर लेती हैं, कुछ धातुएं भाप से अभिक्रिया करती हैं। तो ये कुछ अलग अलग तरह से अलग अलग धातुओं की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। जैसे हम बात करें सामान्य तौर पे धातु और जल मिलके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है, और ये धातु ऑक्साइड वापस जल से मिलकर के और धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो कुल मिलाकर के हमें ध्यान ये रखना है कि धातु और जल मिलके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसा कि एग्जांपल में देख सकते हैं कि Na और H2O, सोडियम को अगर हम जल में घोलें तो NaOH के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है, और इसके साथ ही साथ कुछ ऊष्मा भी निकलती है। ये ऊष्मा इतनी ज़्यादा होती है कि निकलने वाली हाइड्रोजन गैस जो है इसमें जो है आग लग जाती है, और ये मतलब कि एक तेज ज्वाला के साथ निकलती है। तो इस प्रकार से कैल्शियम की अगर हम कराएं तो कैल्शियम के साथ भी ये हाइड्रोजन गैस निकलती है, साथ ही साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है वो बनता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो ये कुछ अभिक्रियाएं थी धातु की जल के साथ। इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कि अगर धातु की अभिक्रिया किसी अन्य धातु के लवण विलयन से कराएं तो क्या होता है। तो देखिए, एक अभिक्रिया होती है विस्थापन अभिक्रिया, वो अभिक्रिया यहाँ पर होने वाली है, यानी कि अधिक क्रियाशील जो धातु है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। वो किस तरह से, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जिंक को अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में हम डालें, जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होगा, जिंक धातु अधिक क्रियाशील है और कॉपर धातु कम क्रियाशील है। तो इस प्रकार से जिंक धातु कॉपर को विस्थापित कर देती है और जिंक सल्फेट जो कि एक लवण है उसका निर्माण होता है, यानी कि जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है।
अब धातुओं की क्रियाशीलता का एक क्रम होता है जो हमें याद होना चाहिए, वो हम देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ अधिक प्रचलित धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम आपके सामने दिखाया गया है, जिसके अंदर सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो यहाँ पर दर्शाई गई है वो पोटेशियम, और सबसे कम क्रियाशील जो धातु दर्शाई गई है वो है Au यानी कि सोना। तो ये सामान्यतः जो, वैसे तो धातुएं बहुत सारी होती हैं, और मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा जो क्रियाशीलता होती है वो लिथियम की होती है अगर धातुओं में देखें तो लिथियम के बाद अगर हम देखें तो ये सभी धातुएं आती हैं, और इनका ऊपर से नीचे क्रियाशीलता इनकी कम होती जाती है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो क्रियाशीलता में कमी होगी। तो हम कह सकते हैं कि पोटेशियम यहाँ पर जो है वो सबसे ऊपर रखा है, तो सबसे ऊपर लिथियम को रखा है, लिथियम के बाद पोटेशियम है, तो लिथियम सबसे अधिक क्रियाशील, उसके बाद पोटेशियम और अन्य धातुएं आपके सामने हैं। तो अभी जो हमने पिछला एग्जाम्पल देखा उसमें हमने देखा जिंक ने Cu को विस्थापित किया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो इस क्रम के अंदर जो ऊपर वाली जो धातु होगी वो अपने से नीचे वाली धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर सकती है। यानी कि अगर मैं जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालता हूँ तो ये उसको विस्थापित कर सकती है, जिंक कॉपर को विस्थापित कर सकता है। और यदि हम उल्टा करें, यानी कि कॉपर को जिंक सल्फेट के विलयन में डालें, तो ऐसा नहीं होगा कि कॉपर जिंक को विस्थापित कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉपर क्रियाशीलता क्रम में नीचे आता है और जिंक आता है ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि इस क्रम में जो ऊपर आने वाली जो धातुएं हैं वो अपने से नीचे आने वाली धातु को विस्थापित कर सकती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि सोडियम जो है वो अपने से नीचे आने वाली सभी इन धातुओं को विस्थापित कर सकता है। इसी प्रकार से कैल्शियम अपने से नीचे आने वाले की, मैग्नीशियम अपने से नीचे आने वाली धातुओं को विस्थापित कर सकता है, लेकिन नीचे वाली धातुएं ऊपर वाली धातु को लवण के विलयन में से विस्थापित नहीं कर सकती हैं। ये क्रम आपको याद रखना है, इसके लिए कुछ ट्रिक भी है और ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपके सामने एक ट्रिक है, देखिए किस तरह से हम इस क्रम को याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक है, कैसे न कालू मांगे आलू, जान गए फिर प्रभु दयाल ही, क्यों हंसकर आगे आए। तो ये थोड़ी सी ट्रिक मैंने बनाई है जिसके माध्यम से आप इसको क्रम से, क्रियाशीलता को क्रम से आप याद कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से है। के लिए मैंने बनाया कैसे, ना Na, कालू के लिए Ca, मांगे Mg, आलू Al, इसके बाद जान गए Zn, फिर Fe, प्रभु दयाल Pb, ही H, क्यों Cu, हंसकर Ag, आगे Ag और आए Au। तो इस तरह से ये ट्रिक जो है आपको हेल्प करेगी याद करने में। तो इस प्रकार से हमने, देखिए इस वीडियो में हमने धातु और अधातु के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में बात की है, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, और अगले वीडियो को हम जल्दी ही लाएंगे। धन्यवाद।